नमस्कार साथियों। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम आधुनिक काल का राजस्थान पढ़ रहे थे और उस संदर्भ में हम राजस्थान में होने वाले प्रजामंडल और फिर प्रजामंडलों के नेतृत्व में चलने वाले प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और जब हमने टॉपिक शुरुआत की थी तो हमने पहले ये इस बात को समझ लिया था कि हम केवल गैर वैज्ञानिक पद्धति और परंपरागत पद्धति से इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि हमने एक तरफ कुछ नाम लिख दिए प्रजामंडलों के, उनकी स्थापना के वर्ष लिख दिए, उनसे जुड़े कुछ व्यक्तित्व के नाम लिख दिए और फिर आपकी इस टॉपिक की तीसरी कर दी। हम उस प्रकार से अध्ययन करने वाले नहीं है। हम आरएस मेंस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। वो फिर आपके आरएस प्री में भी असिस्टेंट प्रोफेसर या ग्रेड फर्स्ट जो भी आरपीसी एग्जाम लेती है जिसमें भी आपके टॉपिक शामिल है, सब परीक्षाओं में आपके काम आएगा। जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने देखा था कि आखिरकार प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। फिर हमने देखा कि आखिरकार राजस्थान के अंतर्गत ये प्रजामंडल आंदोलन बने क्यों, इनके उद्देश्य क्या है। फिर हमने प्रजामंडलों के स्थापना के पीछे जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि का हमने अध्ययन किया था। और उस पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि राजस्थान के अंतर्गत हमें जब राजनीतिक चेतना की बात करते हैं, राजनीतिक संगठनों की बात करते हैं, तो हमें तीन स्तर दिखाई देते हैं। एक तो वह काल जो 1927 से पहले है, एक वह काल जो 1927 से 1938 के बीच में है, और एक वह काल जब हरिपुरा के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है और कांग्रेस का डायरेक्ट सपोर्ट आपके राजनीतिक संगठनों को मिला है जो रियासतों में स्थापित हुए हैं। उसके बाद के अंतर्गत एक प्रकार से राजनीतिक चेतना पूर्ण रूप से आपकी बदल गई है और प्रजामंडलों गठन पर निरंतर में दिखाई देता है। और हम इस संदर्भ में जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हमें डेट के वाइज प्रजामंडल को नहीं पढ़ेंगे। हम पहले राजस्थान की 4 रियासतों के बारे में बात करेंगे जो एकीकरण के समय आपके स्वतंत्र रहने की स्थिति में थी, जिसमें जयपुर, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर रियासत। तो सबसे पहले हम 4 रियासतों के प्रजामंडलों की बात करेंगे। अब हम उसी संदर्भ में हम जयपुर प्रजामंडल की बात कर रहे थे और जयपुर प्रजामंडल में सबसे पहले अर्जुनलाल शेट्टी की भूमिका को देखा। कैसे उन्होंने प्रारंभिक जो छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों का निर्माण करके, चाहे फिर वो जैन शिक्षा प्रचारक समिति हो, जैन शिक्षा सोसाइटी हो या फिर वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय हो, उनकी स्थापना करके राजनीतिक चेतना का संचार किया था। फिर उसको आगे ले जाने का सामाजिक स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर काम किया था आपके हीरालाल शास्त्री जी ने। फिर उसको और वृहद स्तर पर राजनीतिक रूप देने का काम किया था आपके जमनालाल बजाज ने, जब उन्होंने 1936 के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। और 1936 से लेकर हम 1940 तक की घटनाओं को हम पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी कहा था कि 1940 के बाद में 1947 तक की घटनाएं जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई है उसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि इससे टॉपिक में वो आपके सब टॉपिक आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि 1942 की अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल की भूमिका रही है। और एक एग्रीमेंट होता है जिसे आप जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हो, उसकी हम आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके आरएस मेंस में सवाल आ चुका है। भविष्य में भी यहाँ से सवाल आने की संभावना बनी हुई है, तो उस पूरे टॉपिक को हम अच्छी तरीके से रहने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इसको इस प्रकार समझें कि जो हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे थे और इस जयपुर प्रजामंडल की हम वे सारी स्थितियां देख चुके हैं जो 1940 तक हो चुकी है। 1940 के बाद में हमें थोड़ी सी जयपुर प्रजामंडल के लिए स्थितियां विकट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ 2 स्तरों पर उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले इस प्रजामंडल के जो मुख्य नेता थे, जिनमें एक का नाम आता है विद्यार्थी आपके जमनालाल बजाज और दूसरे जो उनके जो आपके स्तंभ थे हीरालाल शास्त्री। इन दोनों के बीच में हमें कहीं ना कहीं मन मुटाव या मतभेद सामने आए हुए हैं। जब एक संगठन के टॉप लीडरशिप में किसी प्रकार का हमें मतभेद नजर आता है तो जाहिर सी बात है उससे अधीनस्थ समर्थक या अधीनस्थ अनुयायी भी आपके प्रभावित होते हैं। तो इसके साथ में हमें दूसरी समस्या नजर आ रही है, जो इनके समर्थक हैं उन समर्थकों, उन कार्यकर्ताओं के अंदर भी हमें एक प्रकार से मतभेद नजर आ रहा है। और जब किसी संगठन के अंदर मतभेद होता है तो हमें उस संगठन में फूट पड़ती हुई नजर आती है। ऐसा ही काम यहाँ पर हुआ है कि जब आपके प्रजामंडल की एक सक्रिय नेता जिनका नाम था विद्यार्थी आपके चिरंजी लाल अग्रवाल, मेरे हिसाब से ये नाम हमने जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था और मैंने आपको इस बात से सचेत भी किया था कि चिरंजी लाल मिश्र जयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने, जबकि चिरंजी लाल अग्रवाल है जिन्होंने मतभेदों के कारण एक नया ही आपके संगठन खड़ा कर दिया जिसको बोलते हैं प्रगतिशील प्रजामंडल दल। तो इस प्रकार से हमें जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत पहली फूट नजर आती है, वे तब नजर आई जब आपके चिरंजी लाल अग्रवाल ने विद्यार्थियों प्रगतिशील प्रजामंडल दल का गठन कर लिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं किस तरह से आपके ये प्रजामंडल जूझ रहा है। इससे
आप हम कह सकते हैं कि समस्याओं में और बढ़ोतरी काम तब हो गया जब 1942 के अंतर्गत इस प्रजामंडल के मुख्य आधार स्तंभ जमनालाल बजाज की मृत्यु हो गई। और जमनालाल बजाज की मृत्यु होने के बाद में इस संगठन के एक प्रकार से सर्वे सर्वा हीरालाल शास्त्री जी बन गए हैं। ये सारी की सारी घटनाएं हमें विद्यार्थियों 1940 से 1942 के मध्य घटित होती नजर आती है। तो आप देख रहे हो कि प्रजामंडल अपनी आंतरिक स्थितियों से गुजर रहा है, विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, और इसी समय हमें राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन दिखाई दे रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विद्यार्थी बात ध्यान रखेंगे, ये भारत छोड़ो आंदोलन केवल ब्रिटिश प्रांतों तक सीमित नहीं था, इसमें निश्चित रूप से रियासती जनता, रियासती प्रजा की सहभागिता थी। और इसी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विद्यार्थियों 1942 में बंबई के अंतर्गत एक आपके कार्य समिति की बैठक बुलाई। और हालांकि अब हम इसे मुंबई के नाम से जानते हैं, पहले इसे बंबई का आगे कहा जाता था। तो बंबई में इसकी बैठक बुलाई गई है। तो यहाँ पर रियासती जनता ने भी भाग लिया है, रियासती प्रतिनिधि ने भाग लिया है। और जयपुर प्रजामंडल से जो भाग लेने के लिए यहाँ गए हैं वो हीरालाल शास्त्री जी गए, क्योंकि यही यहाँ के प्रजामंडल के आपके तत्कालीन अध्यक्ष थे। जब आपके बंबई के अंतर्गत जो ये कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्य बैठक हुई है, तो यहाँ दो डिसीजन लिए गए हैं। पहला डिसीजन ये लिया गया था कि जो जितने भी शासक हैं उन शासकों से कहा गया था कि आप अंग्रेजों से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर लें, अंग्रेजों से पूर्णतः अपने संबंधों को समाप्त कर लें। और दूसरा जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि शासकों से कहा गया था कि वे शासन प्रजा को सौंप दें, जो आपके शासन अधिकार है वो प्रजा को सौंप दिए जाए। तो दो बिल्कुल एक आपके हम कह सकते हैं कि बेहतरीन यहाँ निर्णय लेने का आपको काम किया गया कि रियासतों के संबंध में, जहां पहले कांग्रेस रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचती थी, यह हमें सक्रिय सहभागिता नजर आ रही। दो डिसीजन लिए गए हैं कि शासकों को पूर्ण रूप से ब्रिटिशों से अपने संबंध विच्छेद करने हैं और अपने शासन अधिकार आपके प्रजा को देने हैं। और इस बैठक के बाद में जब हीरालाल शास्त्री जयपुर आए तो उन्होंने जयपुर के अंतर्गत प्रजामंडल की बैठक बुलाई, ताकि बंबई में होने वाली जो बैठक है उस पर विचार विमर्श किया जा सके। और जैसे आपकी ये बैठक विद्यार्थियों जयपुर के अंदर हुई है, तो यहाँ पर आपके 3 डिसीजन लिए गए हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। आप इन डिसीजनों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देश की आजादी की मांग की गई है, और उस आजादी के मांग के अंदर प्रजामंडलों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो रियासत है उस रियासत के अंदर एक प्रकार से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाए। तो यहाँ पर ये देखो, जयपुर बैठक में ब्रिटिशों से मांग की गई थी कि देश को आजाद कर दे, और राजाओं से मांग की है कि वे उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। यहाँ पर एक और डिसीजन लिया गया था कि जो ये आपके जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, इस आंदोलन के दौरान जो आपके क्रांतिकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जिनकी गिरफ्तारियां की गई है, उन गिरफ्तारियों की निंदा की गई, क्योंकि एक प्रकार से प्रदर्शन करना यह स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। तो प्रजामंडल ने यह मांग की, इस प्रकार से प्रस्ताव पास किया कि हम उन सभी कार्रवाई की निंदा करते हैं जो कार्रवाइयां गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि हीरालाल शास्त्री बंबई के स्थित बैठक में गए हैं, और उसके उपरांत जयपुर में उन्होंने एक डिसीजन इस प्रकार से लिया है। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो उस समय आपके जयपुर में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मेरे हिसाब से जो बच्चा राजस्थान का इतिहास जिसने पढ़ रखा है वो इस नाम से बिल्कुल वाकिफ होगा। मिर्जा इस्माइल जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अगस्त क्रांति है उस आग की चपेट में जयपुर भी निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो अगस्त क्रांति चल रही, जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रही था, हालांकि फिर आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया था, और उस आंदोलन से कहीं ना कहीं अपना आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे राजस्थान की प्रजामंडल और विशेष तौर से जयपुर का प्रजामंडल। तो यहाँ पर मिर्जा इस्माइल ने कूटनीतिक स्तर पर कार्य किया, और उसने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखने के लिए एक राजनीतिक चाल चली। वो चाल कुछ इस प्रकार से थी कि मिर्जा इस्माइल ने एक घोषणा की कि हम जल्द ही जयपुर के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे। हालांकि उन्होंने समय नहीं बताया, तारीख नहीं बताई, लेकिन केवल घोषणा की है कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। अब इस घोषणा का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जैसे ये घोषणा करेंगे तो ये घोषणा आपके जब प्रजामंडल के पास पहुंचेगी तो फिर प्रजामंडल को आंदोलन करने का कोई मार्ग ही नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रजामंडल का जो मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, वो तो हम लागू कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हुआ ठीक ऐसा ही। जैसे ही आपकी मिर्जा इस्माइल के द्वारा घोषणा की गई तो फिर जो जयपुर प्रजामंडल है उस जयपुर प्रजामंडल ने अपने आप को भारत छोड़ो आंदोलन से एक प्रकार से तटस्थ कर लिया,
या हम यहाँ पर सामान्य बातों में कहें तो वो आंदोलन से अलग ही रहे, उसमें किसी प्रकार की सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जयपुर प्रजामंडल के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इस बात पर अपना विरोध प्रकट किया। जहां राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ रहा है, राजस्थान की रियासतों के अंदर के भारत छोड़ो आंदोलन हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर जयपुर इस मामले में दूर कैसे रह सकता है। और इस बात का भी हमें एक प्रकार से विरोध जयपुर प्रजामंडल देखने को मिला जब वहां के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता जैसे बाबा हरिश्चंद्र, नाम याद रखेंगे, इनके संबंध में नाम पूछे जा चुके हैं, हंस डी रॉय, हालांकि ये नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों रामकरण जोशी, ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। और इनके साथ और थे विद्यार्थियों आपके दौलतमल भंडारी। इस प्रकार से हमें 4 नाम नजर आते हैं जिनके नेतृत्व के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल की उस डिसीजन का विरोध किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस आपके जो भारत छोड़ो आंदोलन उसमें आप सहभागिता नहीं रखेंगे। अब विद्यार्थियों जैसे ही उन्होंने विरोध किया तो विरोध करने के बाद उन्होंने क्या किया, इस जयपुर प्रजामंडल के अंदर फूट पड़ी और इन चारों के नेतृत्व के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल से अलग एक नया गुट बना जिसको बोलते हैं विद्यार्थियों आजाद मोर्चा। और इस आजाद मोर्चे ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो अगस्त क्रांति, उस अगस्त क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई, सक्रिय सहभागिता निभाई। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले जब आंतरिक फूट पड़ी थी तो प्रगतिशील प्रजामंडल दल बना, दोबारा फूट पड़ रही है तो विद्यार्थियों यहाँ पर आजाद मोर्चा गठन हो रहा है। प्रगतिशील प्रजामंडल दल चिरंजीव लाल अग्रवाल के नेतृत्व बना था और ये आपके जो आजाद मोर्चा बन रहा है ये आपके बाबा हरिश्चंद्र, हंस डी रॉय, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी के नेतृत्व मिल रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, इन नामों के से अंगुलियों पर छोटे बच्चे की तरह गिने नहीं, इनको 4-5 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ऑब्जेक्ट के प्रश्न पत्रों में वैसे ही प्रश्न खुद कहता है कि 25% क्या सही है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें तो एक ऑप्शन सही में से होना ही है। और 5-6 बार पढ़ते हो किसी चीज को तो फिर आप गलत जो ऑप्शन होते हैं उसको आप छांट सकते हो, सही ऑप्शन का आप चुनाव कर सकते हो। तो रटना नहीं है बच्चों की तरह, उसको केवल एक समझे, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक कहानी के रूप में समझे तो चीजें और आसान हो जाती है। तो यहाँ पर 1942 में वो स्थिति आ चुकी है जब हमें फिर से एक प्रकार से ये जो प्रजामंडल है हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके विद्यार्थियों जो ये सवाल था आपके आरएस मेंस में पूछा गया था, अब 1942 में जब आजाद मोर्चा गठन हो गया तो क्या कहानी यही समाप्त हो गई क्या? नहीं। जैसे ही आपके प्रजामंडल में फूट पड़ी है तो इसका सीधा प्रभाव आपके हीरालाल शास्त्री पर पड़ा। हीरालाल शास्त्री जी एक विकट स्थिति, एक विकट मनोदशा में फंस चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि प्रजामंडल का विघटन हो चुका है और जब प्रजामंडल का विघटन हुआ है जो नई शाखा बनी है वो तो आपके आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। जयपुर की आम जनता उत्तरदायी शासन की मांग करने के लिए सड़कों पर आ रही है और प्रजामंडल की ओर देख रही है कि कब वो आपके आंदोलन खड़ा करे। जनता आंदोलन की मांग कर रही है पर प्रजामंडल पीछे हट रहा, नेतृत्व पीछे हट रहा। तो प्रजामंडल की साख बचाने के लिए एक प्रकार से हीरालाल शास्त्री कह सकते हैं कि अपने मनोदशा को एक सही मार्ग पर लाने के लिए वो निर्णय लेते हैं कि हमें जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से इस संबंध में बातचीत करनी चाहिए। और 16 सितंबर तारीख याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो और भी बढ़िया है। 16 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आपके हीरालाल शास्त्री जी पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर अपनी मनोदशा से आपके परिचित करवाते हैं कि जो आपने घोषणा की थी उत्तरदायी शासन की, उस संबंध में अभी तक आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, तो हो सके हमें आने वाले दिनों में आंदोलन की ओर जाना पड़े। और इसी पत्र के प्रत्युत्तर में अगले ही दिन आपके 17 सितंबर 1942, 17 ये तारीख थोड़ी सी याद रख लेना आप, 17 सितंबर 1942 फिर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में एक आपकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात के दौरान जो शर्तें निश्चित होती है, जो समझौते निश्चित होते हैं, जो प्रस्ताव निश्चित होते हैं, उसे इतिहास में जेंटलमैन समझौता या जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। सामान्य सी बात है, जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के मुखिया हीरालाल शास्त्री जी के मध्य आपके होता है। अब इस जो एग्रीमेंट, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है, इसमें कौन कौन से प्रस्ताव लिए गए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं, उन समझौतों को देखेंगे। फिर समझौते की हम आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे कि क्या वो आपके सफल रहा, और फिर उसमें हम हीरालाल शास्त्री जी की भूमिका का मूल्यांकन करेंगे कि उस समय क्या उनका डिसीजन सही था। और फिर हम देखेंगे 1947 तक ये प्रजामंडल किस प्रकार से जयपुर के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधि को आगे बढ़ाने में आपके सफल रहा। तो इस तरह आपके जो जेंटलमैन समझौता है वो किया जा चुका है। और जेंटलमैन समझौता जिन दो व्यक्तित्वों के मध्य होता है, हमने उनके भी नाम देख लिए हैं,
और वो कुछ इस तरह से है आपके हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। और हमने यहाँ पर ये बात भी देख ली है कि वनडे एग्जाम की नजरिए से ये कब हुआ विद्यार्थियों, तो 17 सितंबर 1942 को हुआ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किनके बीच में वार कब हुआ है, महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है विद्यार्थियों आखिरकार समझौते के अंतर्गत प्रस्ताव कौन कौन से लिए गए, बातें कौन कौन सी निश्चित की गई है। जेंटलमैन एग्रीमेंट की अगर बात करूंगा विद्यार्थियों, तो हमें यहाँ पर 3 प्रस्ताव ध्यान में रखने हैं, 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में पहला समझौता यह हुआ था कि जो शासक हैं, विशेष तौर से जैसे मान लीजिए जयपुर का शासक है, वे आपके ब्रिटिशों का सहयोग नहीं करेंगे। वे सहयोग आपके सैनिक स्तर पर भी हो सकता था, आर्थिक स्तर पर भी हो सकता था, सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि उस समय दूसरा विश्व चल रहा था। तो पहला समझौता यह हो गया कि एक प्रकार से जयपुर के शासक हैं वो ब्रिटिशों का सहयोग नहीं करेंगे, चाहे वो सैनिक स्तर पर हो चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो। दूसरे समय यह कहा गया था कि जो प्रजामंडल है उसको जन आंदोलन चलाने की छूट दी जाएगी, वो जन आंदोलन शांतिपूर्ण होने चाहिए, तो उन आंदोलनों को रोका नहीं जाएगा, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की जाएगी। तीसरे इसमें यह बात फिर कही थी कि जयपुर में हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर आपके एक खेल नजर आ रहा है, यहाँ पर भी उत्तरदायी शासन की स्थापना कब होगी वो निश्चित नहीं है, कैसे होगी उसके बारे में कोई प्रक्रिया निश्चित नहीं, केवल एक समझौता होगी। जब हम इन समझौतों को पहले नजर में देखते तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जीत हीरालाल शास्त्री जी की होगी, लेकिन अगर आप इसे समझौते की जो समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हमें हीरालाल शास्त्री और जयपुर प्रजामंडल हारता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? जो पहला प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि शासक ब्रिटिशों का सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस समझौते के बाद भी जयपुर की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिशों का सहयोग कर रही थी। शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करें तो जो आजाद मोर्चा है, वे आजाद मोर्चा आपके जन आंदोलन चला रहा था, लेकिन उस आजाद मोर्चे से जुड़े जो व्यक्ति उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो दूसरी बात भी नहीं मानेगी। फिर आपके उत्तरदायी शासन, अभी भी इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन की हमें दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही। तो तीसरा जो हमारे यहाँ पर है, तो उत्तरदायी जो शासन है उस उत्तरदायी शासन की कोई संभावना हमें नजर नहीं आ रही। अब आप इस जेंटलमैन एग्रीमेंट को देखिए तो आप एक बात निश्चित रूप समझ जाएंगे कि मिर्जा इस्माइल ने बिना कुछ दिए बहुत कुछ प्राप्त करते हुए जयपुर प्रजामंडल को एक प्रकार से सख्त विकसित करने का काम कर दिया। इसीलिए जयपुर प्रजामंडल के कई सारे सदस्य, आजाद मोर्चे से जुड़े कई सारे सदस्य, उस समय की राजनीतिक सहभागिता करने वाले कई सारे व्यक्तित्व, उन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट के प्रस्तावों को लेकर हीरालाल शास्त्री जी की आलोचना की। तो हम यहाँ समझ पा रहे हैं एक बार फिर से, जो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, उन्होंने एक राजनीतिक चाल चली है, उस राजनीतिक चाल में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों आपके जो जयपुर प्रजामंडल है, या फिर हम कह सकते हैं जो आपके हीरालाल शास्त्री जी फंसते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों हम आगे अगर हीरालाल शास्त्री जी की जो स्थितियां हैं, अगर हम उनका मूल्यांकन करें कि आखिरकार हीरालाल शास्त्री जी ने इन सारी चीजों को मान लिया कैसे, वो भी तो एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके अंदर भी राजनीतिक समझ थी। तो वैसे तो हमें देखिए विद्यार्थियों इतिहास में होने वाली घटनाओं की को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार देखना चाहिए। हम आज ऐतिहासिक घटनाओं की आलोचना कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐतिहासिक घटनाओं को जान लिया, ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ लिया, लेकिन उस समय के जो लोग थे उस समय तो वो चीज वर्तमान में थी उनके लिए। तो इतिहास की घटनाओं को हम आज के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, हमें इतिहास की घटनाओं को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही देखना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी व्यक्ति की आलोचना करने से बचना चाहिए जिसका भारतीय फिर राजस्थान के जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा हो। तो हमें आलोचना नहीं करनी, एक सामान्य बातचीत जरूर कर सकते हैं। कुछ आपके विद्वानों के माना था कि हीरालाल शास्त्री जी ने ऐसा समझ लिया था कि भाई जो आपके राजा हैं और जो आपके ब्रिटिश हैं उनके संबंध विच्छेद करना कोई व्यवहारिक नहीं है, संबंध विच्छेद हो नहीं पाएंगे। और आप देखते हो जो 1942 के मुंबई के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो वहां पहले डिमांड ये की गई थी कि राजा अपने संबंध ब्रिटिशों से विच्छेद कर लें। और फिर देखिए इस एग्रीमेंट में भी एक प्रकार संबंध विच्छेद करने की बात लगभग मानी गई थी यहाँ पर, लेकिन लागू नहीं हुई। और हीरालाल शास्त्री भी समझते थे कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को लागू करने में ज्यादा आपके लागू करवाने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। कुछ आप ये कहते हैं कि क्योंकि संगठन 2 बार टूट चुका है, एक बार प्रगतिशील प्रजामंडल दल बन चुका है, फिर आपके आजाद मोर्चा बन चुका है, तो हीरालाल शास्त्री जी को भी लगा कि जो हमारा संगठन है प्रजामंडल का, अब उसमें इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो आपके राजाओं का या फिर ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सके, खून फूट पड़ चुकी है। और कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं हीरालाल शास्त्री जी जैसे इनका जो आपके जीवन शिक्षा कुटीर या जो वर्तमान विद्या वो आपके शांताबाई शिक्षा कुटीर, शांताबाई शिक्षा कुटीर जो एक प्रकार हम कह सकते हैं सामाजिक और शैक्षणिक संगठन है,
और उस शैक्षणिक संगठन का बचाव करने के लिए, कि इस पर कोई आंच नहीं आए, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है इस गतिविधियों में, इसलिए उन्होंने एक प्रकार से आगे बढ़कर आपके राजाओं का, या फिर हम कह सकते हैं उस समय की मिर्जा इस्माइल नीति का विरोध नहीं किया। ये मैंने अलग अलग दृष्टिकोण आपको मैंने बताई है। यहाँ कहना आसान हो सकता है कि ये बात सही हो सकती है, ये बात सही हो सकती है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन हमें किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की आलोचना करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम केवल एक दृष्टिकोण दे सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, निश्चित रूप से क्या हुआ है इसके बारे में कहना जल्दबाजी हो सकती है, एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण कार्य भी हो सकता है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि, हम परीक्षा की दृष्टि से जब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कई बार आपसे पूछ भी ले RS मेंस में आपकी तैयारी करने के बाद इंटरव्यू बैठे और आपका दृष्टिकोण पूछ ले, तो आपके पास कुछ बातें तो होनी चाहिए कहने के लिए, तो उस नजरिए से मैंने चीजें आपको बताई। तो अब इस 1942 में जब आपके जेंटलमैन समझौता हो चुका है, इसके बाद में क्या स्थिति हुई, तो फिर मिर्जा इस्माइल ने अब आगे बढ़कर कुछ काम करने का प्रयास किया है। जयपुर सरकार ने 1943 से उसके अंतर्गत एक घोषणा कर दी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कमेटी का भी गठन कर दिया, जो कमेटी ये तय करेगी कि भाई जयपुर के अंतर्गत किस प्रकार से उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी चाहिए। और इस कमेटी ने 1945 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट दी 2 वर्ष बाद। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, माफ कीजिए, 1942 के अंतर्गत कमेटी आपके बनाई थी और 1943 के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट का आपके 1945 में लागू किया गया। तारीखें तो याद नहीं तो बड़ी ही है, मुझे भी इस तारीख कम याद रहती है। तो इस प्रकार से 1945 के अंतर्गत जैसी इस कमेटी की जो सिफारिशें हैं लागू की गई है, लागू करने के बाद में जयपुर में क्या किया गया विद्यार्थियों, एक प्रकार से द्विसदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण कर दिया। एक ऐसी आपके संगठन जो जयपुर के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शासन को संचालित करने का काम करेगी, जयपुर के लिए नियम कायदे बनाने का काम करेगी, और उसके अंदर 2 आपके सदन होंगे, एक तो बोलेंगे विद्यार्थी विधानसभा और एक बोलेंगे आपके प्रतिनिधि सभा। तो इस प्रकार से जो द्विसदनीय जो आपके विधानसभा है या फिर व्यवस्थापिका है, उसका आपके गठन कर दिया गया और इनके आपके चुनाव करवाने की आपके एक प्रकार से कह सकते मंजूरी मिल गई कि इनके चुनाव होंगे, चाहे प्रतिनिधि सभा को चाहे विधानसभा के चुनाव होंगे, और उस चुनाव में सभी भाग ले सकते हैं, जिसमें प्रजामंडल ने भी भाग लिया। लेकिन प्रजामंडल के नेता उस समय लोकप्रिय हो चुके थे, प्रजामंडल फूट फूट चुकी थी, तो प्रतिनिधि सभा के जो आपके सदस्य हैं और जो विधानसभा के अंदर भी जो सदस्य हैं, उनके सदस्यों के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के अंतर्गत आपके प्रजामंडल को विशेष आपके हम कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1945 के अंदर जब ये घटना घटित हुई, तो प्रजामंडल को भी लगा कि कहीं ना कहीं फूट की वजह से, आपसी मनमुटाव की वजह से जनता का नुकसान हो रहा है। और जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उस समय के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में से एक थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेरणा से जो फिर वो आपके आजाद मोर्चा है, आजाद मोर्चा और उनके साथ में जो आपके प्रजामंडल है, इन दोनों को वापस एक कर दिया गया। तो इस प्रकार से घटना आपके 1945 की, इन आपके चुनाव की सफलता के बाद में फिर दोनों आपके एक हो चुके हैं। और ये एक होना, आप इसे सकारात्मक परिणाम भी नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? 1946 के अंदर विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसके बच्चे खूब रटते हैं। 1946 में इस प्रजामंडल के जो आपके अध्यक्ष थे, उनका नाम था आपके देवी शंकर तिवारी, और इनके संबंध में सवाल भी पूछा जा चुका है। देवी शंकर तिवारी थे, उनको जयपुर के मंत्रिमंडल जो आपके इस चुनाव के बाद बने, जयपुर के मंत्रिमंडल में देवी शंकर तिवारी को मनोनीत सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। ये राजस्थान की रियासतों में पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के मंत्रिमंडल में एक गैर सरकारी सदस्य को मनोनीत कर लिया गया है। तो इस प्रकार से देवी शंकर तिवारी राजस्थान के पहले व्यक्तित्व बने हैं जो आप किसी राज्य के मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं प्रजामंडल भी आपके मंत्रिमंडल के अंदर भूमिका निभा रहे हैं, जो मंत्रिमंडल राज्य के अंतर्गत आपके शासन करने का काम करते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रजामंडल भी आप धीरे धीरे शासन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आम लोग भी आपके शासन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। 1946 में आप सब जानते हो, ब्रिटिशों ने लगभग आपके भारतीय आजादी का मन बना ही लिया था, और उसी संदर्भ में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, संविधान सभा गठन हो चुका था, और उस संविधान सभा में रियासतों की सदस्यों की संख्या भी तय कर दी गई थी। तो जयपुर रियासत से भी 3 सदस्यों को यहाँ भेजा गया था। जयपुर से आपके जो सदस्य गए थे यहाँ पर, उनमें जो पहले थे विद्यार्थी, उनका नाम था वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी थे, और जो दूसरे व्यक्ति यहाँ पर हमें गए थे उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। तो 2 नाम तो आपको सीधे याद हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णमाचारी, क्योंकि उस समय खेतड़ी भी जयपुर रियासत का ही आपका एक प्रकार से भाग था। तो खेतड़ी के राजा हैं जिनका नाम था सरदार सिंह। सरदार सिंह को भी विद्यार्थी यहाँ पर आपके जो ये एक प्रकार से संविधान सभा उसके अंदर भेजा गया था। तो इसको बैठना नहीं है, ये भी प्रजामंडल से आपको जुड़ा हुआ ही है। और 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय जयपुर के महाराजा
जो मान सिंह द्वितीय है उन्होंने भी भारत विलय पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो आजादी से पूर्व ही जो जयपुर रियासत है किसका भाग बन गई थी विद्यार्थियों, भारत का भाग बन गई थी। और फिर आजादी के बाद में 1948 के अंतर्गत जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस एकीकरण की प्रक्रिया में 30 मार्च 1949 को हम सब जानते हैं विद्यार्थियों, जो आपके वृद्ध राजस्थान संघ का गठन होता है, उस वृद्ध राजस्थान संघ के अंतर्गत जयपुर को भी शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से जयपुर राजस्थान का अंग बन जाता है। ये आपने यहाँ पर विद्यार्थी प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ा जो जयपुर से संबंधित है। लगभग हमें 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास लगा है। एक घंटे लगभग पिछली क्लास हो गई थी और लगभग 35-40 मिनट के आसपास ये क्लास हो जाएगी आपके। तो इस 1.5 घंटे के अंदर हमें जयपुर प्रजामंडल को हमने पूर्ण रूप से पढ़ दिया है। अब हमारे समय से क्या है विद्यार्थियों, जो चीजें हमने 1.5 घंटे में पढ़ी है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यहाँ भी मैंने 30% बातें छोड़ दी, मैं पूरी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आपको। इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि कई बार प्रतियोगी परीक्षा में चीजें नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने 70% बातें पढ़ाने की कोशिश की, 30% बातें फिर भी मैंने छोड़ दी। अगर आप ग्रंथ अकादमी पुस्तकों की ओर जाएंगे, कोई अच्छे लेखकों की किताब पुस्तकों की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि और भी अच्छी अच्छी बातें जयपुर प्रजामंडल से लिखी गई। हमारे समस्याओं की शुरुआत वही से हो जाती है जब हम जयपुर प्रजामंडल को पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले कि 1931 में गठन हुआ, जमनालाल बजाज कपूरचंद पाटिल ने किया। 1936 से पुनर्गठन हुआ, जमनालाल बजाज हीरालाल शास्त्री पहले अध्यक्ष, चिरंजीलाल मिश्र बने थे। पहले सम्मेलन 1938 में हुआ जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी और इसकी फूट पड़ गई 1942 के अंतर्गत। फिर प्रगतिशील प्रजामंडल बन गया, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, आजाद मोर्चा गठन हुआ और इससे प्रजामंडल का हम इतिश्री कर देते हैं। मूर्खतापूर्ण कार्य है, ऐसा आप नहीं पढ़े। ये जो अब शॉर्टकट्स हैं पढ़ने के, ये उपयोगी नहीं है। और अगर उपयोगी हो भी गए तो मेरे हिसाब से आप इसको याद करने बैठोगे तो 2 दिन पढ़ोगे, 30 दिन भूल जाओगे। जयपुर प्रजामंडल के बारे में 10 लाइनें रटी, जोधपुर प्रजामंडल बनोगे तो पढ़ोगे तो जयपुर प्रजामंडल 10 लाइन रटी भूल जाओगे। जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल की आपने 10-10 लाइन रटी, 20 लाइन आपके दिमाग में है। जैसे बीकानेर प्रजामंडल की ओर जाओगे दोनों बातें भूल जाओगे पिछली। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रक्रिया के अनुसार पढ़ेंगे, जैसे हमने जो जयपुर प्रजामंडल है उसको पढ़ने की शुरुआत अर्जुनलाल शेट्टी से की थी और उतारी थी विद्यार्थी 1905। तो 1905 से लेकर हम 1949 तक पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। इसको ऐसा ही पढ़ना है। ऐतिहासिक घटनाएं हमारे सिलेबस का हिस्सा बनने के लिए नहीं है विद्यार्थियों, ऐतिहासिक घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए फिर हमने उसको अपने सिलेबस का पार्ट बनाया है। इन घटनाओं को केवल तथ्य के रूप में नहीं जाने, इन घटनाओं को आप प्रक्रिया के रूप में पढ़ें, तब चीजें आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि याद रखना मैं कभी भी आपके समर्थन नहीं करता हूं। याद तो एक तोता जो होता है वो भी कर लेता है, पर उसको समझ नहीं होती है। समझना जरूरी है, चीजें याद तो हो ही जाती है बाद में। 10 बार पढ़ोगे तो इसमें से कौन सी चीज है जो आपको याद नहीं कर पाओगे, सब याद हो जाएगी। तो इसलिए चीजों को समझें, चीजों को अच्छे से पढ़ें, चीजों को गहनता से पढ़ें, अपना बेस मजबूत करें। हर चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से ही पढ़ने का प्रयास करें। समय भले ही ज्यादा लग जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लगे तो लगे, पर एक बार समय ऐसा दीजिए कि फिर बार बार उस टॉपिक को समय देने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक बार सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े, फिर उसको अपनी किताबों से पढ़े, फिर अपने अच्छे से नोट्स बनाएं और फिर बार बार नोट्स का रिवीजन करें। जितनी बार नोट्स का रिवीजन करोगे उतनी बार समय कम लगेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको 2 मिनट लगेंगे ये जयपुर प्रजामंडल पढ़ने में। तो इस प्रकार से आप अच्छे से पढ़ें, व्यवस्थित रूप से पढ़ें। और अब जो अगला प्रजामंडल है उस अगले प्रजामंडल के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।